वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। आपने पिछली वीडियो में अपना 16 चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है भोर और बरखा। भोर और बरखा यह एक कविता है जो कि मीराबाई द्वारा लिखी गई है। मीराबाई जी ने यह कविता किस पर लिखी है? भोर और बरखा, यानी भोर यानी सुबह और बरखा यानी बरसात। तो कृष्ण जी की दीवानी मीराबाई जी ने सुबह और बरसात पर कविता लिखी है कि सुबह के समय कृष्ण जी को यशोदा जी किस प्रकार से जगाने का प्रयास करती हैं, और बारिश के समय में जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, बारिश होती है, तो यह कृष्ण जी के आने का संदेश किस प्रकार से देती है। तो चलिए, कविता तो आप सभी समझ चुके हैं। अब आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। बंसी वारे लल्ला मोरे प्यारे लाल जी। पहली लाइन है आपकी कविता की कि जागो बंसी वारे लल्ला, जागो मोरे प्यारे लाल जी। तो यह कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और कौन कौन सी बातें कहती हैं। तो जब सुबह सुबह यशोदा जी कृष्ण जी को जगा रही हैं तो वो क्या कहती हैं? बंसी वारे लल्ला मोरे प्यारे व लाल जी कहते हुए यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। बंसी वाले यानी कि कृष्ण जी बंसी बजाते थे, तो बंसी वाले लल्ला हो गए उनके प्यारे और लाल जी। वह उनसे कहती हैं कि मेरे लाल जागो, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, रात बीत गई है, अब जागो। सबके घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ दही बिलो रही हैं। सुबह सुबह गोपियाँ क्या करती हैं? दही बिलोती हैं। तो गोपियाँ सब अपने दही बिलो रही हैं और तुम्हारे खाने के लिए मनभावन माखन निकाल रही हैं। तुम्हें जगाने के लिए सभी देव और मानव दरवाजे पर खड़े हैं। कहती हैं सभी देवता और मानव तुम्हारे दर्शन के लिए दरवाजे पर खड़े हैं, वो तुम्हारे दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे लाल सुबह हो गई है, उठ जाओ। तुम्हें सखा ग्वाल बाल, तुम्हारे जो मित्र हैं ग्वाल बाल यानी गायों को चराने वाले, वो सभी भी उठकर तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं और वो गायों को लेकर चराने के लिए जाने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अतः अब तुम उठ जाओ। तो ये कहते हुए यशोदा मैया कृष्ण जी को जगा रही हैं। ऐसा मीराबाई ने अपनी कविता में लिखा है कि ब्रज की सुबह कैसी है, इस प्रकार की ब्रज की सुबह है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ मलीनी, गौवन के रखवारे। अब इसी कविता में आपके बीच में आई है ना लाइन कि माखन रोटी हाथ मलीनी, गौवन के रखवारे। तो इसका क्या अर्थ है कि गायों की रखवाली करने वाले तुम्हारे मित्र, गायों की रखवाली करने वाले, गौवन के रखवाले यानी गायों की रखवाली करने वाले तुम्हारे मित्र ग्वाल बालों ने रोटी और मक्खन लिया हुआ है। रोटी और मक्खन हाथ में ले लेकर, मतलब जल्दी जल्दी जब होती है बच्चों को तो क्या करते हैं, हाथ में परांठा या ब्रेड आप लोग ले लेते हैं कि जल्दी मुझे स्कूल जाना है या कहीं जाना है तो हाथ में ली और चल दिए, या खेलने जाना है। तो इसी तरीके से जो ग्वाले थे, गायों को रखवाली करने वाले, उन्हें गायों को चराने के लिए जाने की जल्दी थी, तो हाथ में अपने अपने रोटी और माखन लेकर चल दिए और वो तो क्या कर रहे हैं? तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे कृष्ण उठो और जाओ। इस पंक्ति का आशय यही है कि हाथ में रोटी और माखन लेकर गायों को चराने के लिए सब ग्वाल बाल जाने के लिए तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। ब्रज में भोर होते ही, ब्रज की भोर यानी ब्रज में जब सुबह होती है तो कैसी सुबह होती है उसका वर्णन करना है। तो ब्रज में भोर होते ही ग्वालने क्या करती हैं? घर घर में दही बिलोने लगती हैं। दही बिलोना यानी दही मथने लगती हैं और उससे मक्खन निकालने लगती हैं सुबह ही सुबह। चूँकि ब्रज में क्या है, गायें बहुत सारी हैं, तो इसलिए ब्रज में दूध भी बहुत सारा होता है। तो जब दूध बहुत सारा होता था तो दूध से क्या करती थी ग्वालिने? अपने अपने गायों का दूध निकाल कर उसको दही जमाती थी और दही को फिर मथ कर क्या करती थी? मक्खन निकालती थी।
तो उनकी सुबह सुबह जब वो दही को मथ के मक्खन निकाल रही होती थी तो उनकी चूड़ियों की मधुर झंकार वातावरण में गूंजने लगती है। जब हाथ से वो मक्खन निकाल रही हैं तो चूड़ियों की आवाज़ होती है, तो उसकी झंकार जो है वो पूरे वातावरण में गूंजने लगती है, क्योंकि घर घर में ग्वाले ने दही मथ कर मक्खन निकाल ली होती हैं। घर घर में मंगलाचार होता है। मंगलाचार यानी कि पूजा पाठ, अच्छी अच्छी बातें होती हैं। ग्वाल बाल गौं को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ग्वाल बाल यानी कि गायों को चराने के लिए वो सुबह सुबह अपनी जाने की तैयारी करते हैं सुबह उठते ही। तो ब्रज की सुबह कैसी होती है? इसी प्रकार की बहुत सुहावनी लगती है। नेक्स्ट, मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा? मीराबाई ने कहा ना कि सावन बहुत ही मनभावन है, तो उनको सावन की मनभावन क्यों लगा सावन? क्योंकि मीरा को सावन मनभावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन की फुहारों में मन में उमंग जगाने लगती है तथा कृष्ण के आने का आभास हो गया। तो इसलिए उनको सावन मनभावन लगा कि सावन की जो फुहारें पड़ती हैं, जब बादल गरजते हैं और बिजली कड़कती है, चारों दिशाओं से जब बादल घुमड़ घुमड़ कर आते हैं और बिजली चमकती है, तो यह किसका संदेश देती है? कि श्री कृष्ण के आने का संदेश देती है। तो इसलिए उनको सावन बहुत ही मनभावन लगने लगता है, क्योंकि इससे लाइन है ना कि सावन में उमंग्यो मेरो मनवा भनक सुनी हरि आवन की, यानी कि कृष्ण के आने की भनक सुनकर सावन में मेरा मन उमंग से भर जाता है। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। सावन का जो महीना है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, वो आपके पाठ के आधार पर क्या विशेषताएं दी गई हैं उसको आपको लिखना है। जैसे कि सावन के आते ही बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर विचरण करने लगते हैं, यानी कि जब सावन आता है तो क्या होता है? बादल गरजते हैं आकाश में, और आकाश में बादल गरज गरज कर विचरण यानी कि चारों ओर घूमने लगते हैं। आपने देखा होगा, लगता है ना बादल इधर से उधर जाते हुए प्रतीत होते हैं कि बहुत तेज़ी से काले काले बादल कहीं बड़ी तेज़ी से चले चले जा रहे हैं, तो विचरण कर रहे हैं। वह बिजली चमकने लगती है, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरसती हैं, कभी कभी धूप निकल रही है, कभी एकदम से बादल छा जाते हैं, और बारिश की छोटी छोटी सी फुहार बहुत ही मनभावन लगती है। शीतल हवाएं बहने लगती हैं। हवा भी जब बारिश होती है तो कैसी ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और मौसम बहुत ही सुहावना लगता है। अपने आप ही आपने देखा होगा कि जब कभी बादल गरजते हैं, हल्की हल्की फुहार हो रही है, बादल विचरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या होता है? मौसम कितना सुहावना लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं पर घूमने चला जाए, कहीं घूमने चला जाए ऐसे सुहावने मौसम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री थी। पहले डिफरेंट डिफरेंट काल हुआ करते थे, भक्ति काल, रीति काल, वीर काल। तो उस समय में जो कविताएं लिखी जाती थी वो कविताएं उन्हीं पर आधारित होती थी। तो इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाइए और उनकी एक एक रचना के नाम लिखिए। तो जो मीराबाई थी वो किस काल की थी? भक्ति काल की थी। तो भक्ति काल के समय में जो कविताएं लिखी जाती थी वो अधिकतर सभी किससे ओतप्रोत होती थी? भक्ति से ओतप्रोत होती थी, भगवान के लीला से ओतप्रोत होती थी, चाहे कृष्ण जी की हो, चाहे राम जी की हो, चाहे किसी भी भगवान की हो। परंतु उस समय में सारी कविताएं मोस्टली क्या होता था, कवि जो थे वो सभी भक्ति से रिलेटेड कविताएं लिखते थे, भक्ति से ओतप्रोत। इसी तरीके से जब वीर रस की कविताएं लिखी जाती थी, उस समय में वीर काल होता था तो वीर से रिलेटेड, रीति काल होता था तो रीति से रिलेटेड कविताएं लिखी जाती थी। तो आपको भक्ति काल के दूसरे और कवियों के नाम लिखने हैं। भक्ति काल के और दूसरे कवि जैसे कबीर थे, तो कबीर की कबीर ग्रंथावली इसी समय में लिखी गई, जिसमें कबीरदास जी के बहुत सारे दोहे दिए हुए हैं। तो वो भी कबीरदास जी के दोहे क्या होते थे? भगवान से रिलेटेड, कबीर ग्रंथावली में। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, तो ये भी भक्ति काल की है, क्योंकि तुलसीदास जी ने किससे? राम जी, राम भगवान की पूरी कहानी से रिलेटेड दोहे छंद से रामचरितमानस लिखी, तो ये भी भक्ति काल की है। सूरदास जी, कृष्ण भगवान से रिलेटेड लिखी अपनी कविताएं,
दोहे, छंद इत्यादि, वो उनकी उसका रचना का क्या नाम है? सूरसागर। यह इनकी पुस्तकों के नाम हैं। कबीरदास जी की कबीर ग्रंथावली, तुलसीदास जी की रामचरितमानस, सूरदास जी की सूरसागर और जायसी की पद्मावत। जायसी जी की पद्मावत। तो ये सभी क्या हैं? भक्ति काल के कवि हैं और यह उनकी रचनाएं हैं जो कि भक्ति से ओतप्रोत कविताएं इसमें लिखी गई थी। नेक्स्ट, सावन वर्षा ऋतु का महीना है। वर्षा ऋतु से संबंधित 2 अन्य महीनों के नाम लिखिए। आपने महीनों के नाम पढ़े हैं ना? तो सावन का महीना क्या है? 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में एक महीना सावन का है। सावन का महीना कब होता है? वर्षा ऋतु के समय में। और वर्षा ऋतु से संबंधित 2 और दूसरे महीने हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे कि एक आषाढ़ और एक भादो। आषाढ़ का महीना कब आता है? सावन के महीने से पहले आता है। इस समय भी कभी कभी बारिश शुरू हो जाती है, लगभग मोस्टली आधे आषाढ़ से बारिश शुरू हो जाती है। तो ये भी बारिश का महीना है वर्षा ऋतु का। और भादो सावन के महीने के बाद आता है, भादो का महीना। इस समय भी बारिश होती है। तो पहले आषाढ़